हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसमें हम देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पूरे सिलेबस का ये इंपॉर्टेंट भाग है। और इसमें चैप्टर नंबर 4 में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, इसका आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे हम हर सवाल हर चैप्टर का करते आ रहे हैं, इस चैप्टर का भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यानी उन सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में बैठने से पहले आपको हर हाल में ध्यान में होने चाहिए। अच्छा, ये ऐसे चैप्टर्स और ऐसे सवाल हैं जो कई चैप्टर्स में कॉमन हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पर उन सवालों की तरफ जरूर ध्यान देना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं, बिना किसी कूपन कोड या बिना किसी डिस्काउंट ऑफर के झंझट में पड़े बिना। ठीक है, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसके अलावा इतिहास, भूगोल और क्लास 7 से 12 के सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसी बात पे अपनी पहली क्लास का ये पहला क्वेश्चन। और इसमें देखते हैं कि वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए दो घटक कौन से आवश्यक हैं। और देखिए, हमने ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और उसमें सारी चीजों को देखा था, और फिर साथ साथ में जो चीजें मैं अगले चैप्टर तक भी जोड़ के चलनी है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। और वहां हमने देखा था कि मांग और पूर्ति, दो चीजों मिलकर प्राइस का निर्धारण होता है। तो मांग और पूर्ति दो चीजें आवश्यक हैं। मूल्य निर्धारण में मांग कब ज्यादा प्रभावशाली होती है, तो वो होती है अति अल्पकाल या अल्पकाल, दोनों में। संतुलन मूल्य का निर्धारण किस बिंदु पर होता है, जहां पर क्या होती है, जहां पर आपकी कुल मिलाजुलाकर जो मांग है वो किसके बराबर हो, तो आपकी मांग आपके पूर्ति के बराबर जब होती है, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, वहां संतुलन कीमत डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो ये तो साथ साथ में क्वेश्चंस चलेंगे। बाजार मूल्य क्या है, जो प्रचलित होता है अल्पकाल में, दीर्घकाल में, अति अल्पकाल में या उपयुक्त सभी। जाहिर सी बात है, अल्पकाल में जो प्रचलित होता है वो, क्योंकि आगे जाके वो चेंज भी हो सकता है, वो बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस कहलाता है। कौन सा मूल्य काल्पनिक होता है, आर्टिफिशियल होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सामान्य मूल्य। ठीक है, जिसमें पूर्ति में कोई परिवर्तन संभव नहीं होता, वो बाजार क्या है, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अति अल्पकाल। मान लीजिए, लेट्स सपोज मछली का बाजार है। अब अचानक वो मछली, आप 10 मछली नदी से ले आए, वहां बेच रहे हैं, अचानक मछली 100 मछली मांगने के लिए आ गए, तो क्या आप सप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जो अति अल्पकाल है, जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, वहां पर पूर्ति में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है, सत्य है वचन कि असत्य है, बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि कल्पना मात्र है इन द सेंस कि जो जो उसमें फीचर्स दिए जाते हैं कि बिल्कुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स में सारे को, सबको वस्तु का ज्ञान होता है, एक्चुअली में ऐसा दिखता कम है, ये हो नहीं पाता उतना। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप होती हैं, यह भी सत्य वचन है, एक जैसी होमोजेनियस प्रोडक्ट होती हैं। एक पार्ले जी बिस्किट एक दुकान में है, तो सभी दुकानों में बिल्कुल वही सेम चीज आपको पाई जाएगी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश आसानी से हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तो 2-3 इसकी विशेषताएं प्रमुख रूप से आप ध्यान रखिएगा जो पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। एक, बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हैं, जिसको आप लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स कहते हैं। इसके अलावा कीमत विभेद नहीं हो सकता, एक कीमत पर सभी लोग बेचते हैं। सभी का बाजार में प्रवेश और इसका बहिर्गमन बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वस्तुओं का सबको पूर्ण ज्ञान होता है और समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। तो ये सब चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो ये असत्य वचन है, आसानी से प्रवेश आसानी से नहीं हो सकता लिखा है तो असत्य है, आसानी से हो सकता है। ठीक है, मांग और पूर्ति में एक साथ कमी के प्रभाव के कारण जहां वस्तु की कीमत बढ़ती है वहीं संतुलित मात्रा घटती है। तो जाहिर सी बात है, सत्य है, अगर मांग और पूर्ति में एक साथ कमी हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये मांग है और ये पूर्ति है, अब मांग यहाँ कम हो गई, साथ ही साथ यहाँ पूर्ति कम हो गई, तो जहां ये संतुलित कीमत यहाँ थी, वो संतुलित कीमत अब यहीं रह जाएगी। ठीक है, मात्रा यहाँ पे रहे क्वांटिटी, तो अब मात्रा की क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी, तो संतुलित मात्रा घट जाती है। ये बात तो सही है, क्योंकि अब इसके जगह यहाँ पे संतुलन हो गया, लेकिन कीमत भी इसके वजह से नीचे चली जाती है। तो अगर एक साथ घट जाएगी तो कीमतें संतुलित मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना, जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए ये मांग ये पूर्ति वक्र है, ये मांग वक्र है। अब पूर्ति भी जो है वो क्या लिखा है, मांग और पूर्ति में एक साथ कमी हो गया, ये पूर्ति घट गई और ये मांग जो है ये भी घट गई। ठीक, तो पहले संतुलित कीमत यहाँ थी, ठीक है, और अब संतुलित कीमत हो सकता है थोड़ा और ऊपर चली जाए, और मात्रा तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मात्रा यहां से घट के यहां आ गई, तो मात्रा अब घट रही है। यहां ये नहीं लिखा है कि समान प्रभाव में कम होगा, हो सकता है कि ज्यादा कम हो जाए। तो ये चीजें हैं। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन साम्य मूल्य है, तो बिल्कुल सत्य वचन है।
अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत मांग पक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। बिल्कुल सही, कितना डिमांड होगा उस हिसाब से मांग होने लगेगा। 10 मछली है, 100 लोग मांगने आ गए, मांग बहुत तेज, कीमत बढ़ेगी, पूर्ति वहां नहीं हो सकता चेंज। एकाधिकार में मूल्य विभेद संभव होता है, सत्य बात है। एकाधिकार मतलब क्या है? मोनोपोली, एक ही बेचने वाला है। हो सकता है वो अलग अलग विक्रेताओं से क्रेताओं से अलग अलग मूल्य वसूल ले, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता का मांग वक्र अनिश्चित होता है, सत्य वचन है। एकाधिकृत यानी मोनोपोलिस्टिक वाले का। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारण करने वाला होती है, असत्य वचन है। वो कीमत स्वीकारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वो क्या होती है? कीमत निर्धारक नहीं होती है, कीमत स्वीकारक होती है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्राइस टेकर। प्राइस टेकर यानी वो क्या करती है? जो उद्योगों ने कीमत डिसाइड कर दिया उसी कीमत को स्वीकार कर लेती है, उसमें चेंज नहीं कर पाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता एक व्यवहारिक दशा है, सत्य बात है। पूर्ण प्रतियोगिता तो अव्यवहारिक है। अपूर्ण प्रतियोगिता जहां पर प्रतियोगिता एकदम ना हो, थोड़ा मोनोपोली भी हो, मोनोपोलिस्टिक भी हो, वो व्यवहारिक दिखाई पड़ती है। वस्तु विभेद एकाधिक प्रतियोगिता की विशेषता है, बिल्कुल सत्य वचन है। जिस तरह कीमत विभेद एकाधिकार वाले में होती है, जो वस्तु विभेद होती है यानी एक जैसी अलग अलग तरह की वस्तुएं बेच दी जाएंगी, वो किस में दिखाई पड़ता है? वो एकाधिकृत या मोनोपोलिस्टिक में। ईंटों का बाजार प्रादेशिक होता है, ये असत्य वचन है, वो प्रादेशिक नहीं है, लोकल मार्केट का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक वास्तविक दशा है, असत्य है, वो वास्तविक दशा नहीं, काल्पनिक दशा है। अब कुछ रिक्त स्थान है। जिस बाजार में फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है वो क्या कहलाता है? पूर्ण बाजार कहलाता है, या पूर्ण प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या होगी? बहुत अधिक होगी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। ये पूर्ण प्रतियोगिता में देखा जाता है। डैश प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहारिक जगत में क्या है? काल्पनिक है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस मूल्य की प्रवृत्ति दीर्घकाल में प्रचलित होने की होती है उसे क्या कहते हैं? सामान्य मूल्य कहते हैं, यानी एक जनरल प्राइस कहते हैं। ठीक है, एक अल्पकालीन जो बाजार मूल्य होती है वो अल्पकाल में होती है, दीर्घकाल में सामान्य कीमत या जनरल प्राइस होती है। ठीक है। पेट्रोल का बाजार क्या होता है? पेट्रोल का बाजार अंतरराष्ट्रीय होता है, बिल्कुल ठीक बात, देश विदेश देश का बाजार होता है। किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होने पर वो क्या बाजार कहलाता है? एकाधिकार बाजार, या जिसको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? मोनोपोली। मोनोपोली, मोनस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सिंगल, और पोली मतलब सेलर। तो सिंगल सेलर जहां होगा, एक विक्रेता जो होता है वो एकाधिकार या मोनोपोली कहलाता है। और एकाधिकारी या मोनोपोलिस्टिक वो होता है जिसमें एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जिस बाजार में फर्म मूल्य ग्रहण करता होता है, जिस मूल्य को स्वीकार करता है, वो कौन सा बाजार होता है? पूर्ण प्रतियोगिता होता है। वहां पर कोई भी व्यक्ति खुद से चाहे कि कीमत बना दे तो वो नहीं कर सकता। जो उद्योगों द्वारा कीमत डिसाइड करके भेजा जाता है उसी कीमत पर चीजों को उसे बेचना पड़ता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही विक्रेता होते हैं। ठीक है, अब यहां खंड क को खंड ख से आपको मैच करना है, जोड़ा बनाना है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सामान्य मूल्य क्या होता है? सामान्य मूल्य काल्पनिक है। मांग वक्र का झुकाव बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, ये होता है ना मांग वक्र। ठीक है। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि मांग में कमी कर देगी। मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होगा। उत्पादन व्यय द्वारा कीमत निर्धारण प्रोफेसर रिकॉर्डो का। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं, और ये सामान्य मूल्य जो है वो दीर्घकाल में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर यहां भी एक जोड़ा बनाना है, इसको भी आप ढंग से समझ लीजिए। ये आपके सामने सारे वस्तुएं हैं और ये बाजारों के स्वरूप हैं, अब देख लीजिए। दूध क्या है? स्थानीय बाजार यानी लोकल मार्केट का प्रोडक्ट होता है। लाख की चूड़ियां प्रादेशिक बाजार है एक प्रदेश के अंदर। कपड़ा राष्ट्रीय बाजार होता है, पूरे देश में इसका बाजार चलता है। सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार का होता है। अल्पकाल में बाजार की पूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो सकती। अल्पकाल में जो बाजार की पूर्ति है वो आप अगर ज्यादा डिमांड हो जाए तो उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर होता है। और बाजार मांग से आशय एक वस्तु की मांग से होता है, नहीं, एक वस्तु की मांग से नहीं होता है, मांग से नहीं होता है। ठीक है, सबके मांगों को जोड़ना पड़ता है तो बाजार मांग वहां पे बनती है। हाँ, एक वस्तु की मांग से होगा, एक वस्तु की मांग से होता है, लेकिन वो कई लोगों की मांग होती है, ये क्लियर कर लीजिएगा। बाजार मांग का आशय एक वस्तु की मांग से होगा, लेकिन वो मांग कई लोगों द्वारा की जाती है, उसको जोड़ के निकाला जाता है। अब एक शब्द में उत्तर देना, इससे क्या आप कई चीजें एक साथ रिकॉल कर पाएंगे, इसलिए मैंने छोटे छोटे तरीकों में चीजों को बांट दिया है। वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए कौन से घटक हैं? मांग और पूर्ति, तो दो घटक। ठीक, मांग और पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव किस मूल्य पर पड़ता है? अल्पकालीन मूल्य पर पड़ता है। ठीक है,
पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में वस्तु का मूल्य क्या होता है, समान होता है, वहां पर कीमत में कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए यहां पर क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, ये तीनों बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है ना। ऐसी रेखा वहां पर देखी जाती है, डिटेल में चर्चा हमने की है इस पर, ठीक है। मूल्य निर्धारण के समय के महत्व को किस अर्थशास्त्री ने बताया था, मार्शल ने बताया था, ठीक बात है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार होता है, बिल्कुल लोकल मार्केट होता है, अति अल्पकालीन छोटे समय का भी होता है। बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं में कैसा संपर्क होता है, निकट का संपर्क होता है, यानी एक ऐसा स्थान जहां क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट का संपर्क हो बाजार कहलाता है। डेफिनेशन समझाने की कोशिश की जा रही है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वस्तु सभी प्रकार के एक रूप किस बाजार में होती है, पूर्ण बाजार में होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। वस्तु विभेद, एक जैसे कई सारे वस्तु होंगे लेकिन उसमें क्वालिटी में अंतर होगा, किसमें होगा, ये होता है जाहिर सी बात है अपूर्ण बाजार जिसमें एकाधिकारी आता है। अगला सवाल है साम्य मूल्य से आप क्या समझते हैं, जिसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। देखिए, जिस बिंदु पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वहीं पर मूल्य का निर्धारण होता है, और साम्य मूल्य इसे संतुलन मूल्य या संतुलन बिंदु भी कहा जाता है। ये चैप्टर 5 में भी पढ़ना है हमें, लेकिन साथ में जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है मांग और पूर्ति में परिवर्तन संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मांग और पूर्ति में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है, इनमें परिवर्तन का प्रभाव संतुलन मूल्य पर पड़ता है। कभी मांग पूर्ति की तुलना में बढ़ जाती है तो कभी पूर्ति मांग की तुलना में। मांग एवं पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन पूर्व स्थापित साम्य को बदल सकता है। इस परिवर्तन के कारण साम्य में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जिसके कारण संतुलन मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कैसा प्रभाव पड़ता है मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। देखिए, जहां पर समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं वो हो गया, वो कीमत हो गई साम्य कीमत। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मांग बढ़ जाए और पूर्ति में कोई चेंज ना हो, सॉरी पूर्ति बढ़ गई मांग में कोई चेंज ना हुआ, तो अब ये यहां काट रहे हैं तो कीमत घट जाएगी। या मान लीजिए, तो एक कंडीशन आपको ये समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन में अगर आपको मैं समझाऊं, ठीक है, तो मान लीजिए कि पूर्ति घट गई और वो बाईं ओर चली गई, अब वो मांग को यहां काट रही है तो कीमत बढ़ जाएगी। तो यानी अगर मांग में कोई चेंज ना हो, पूर्ति बढ़ जाए तो कीमत घट जाएगी, पूर्ति घट जाए तो कीमत बढ़ जाएगी। ये तो हो गया पूर्ति का संबंध, पूर्ति वाली कहानी। अब अगर मान लीजिए लेट सपोज अब मांग को बढ़ाते घटाते, पूर्ति को एक जगह रखिए, मांग को हमने दाईं ओर खिसका दिया, यानी मांग को हमने क्या कर दिया, मांग को बढ़ा दिया। तो अब ये पूर्ति को कहां काट रही है, ऊपर काट रही है, तो कीमत बढ़ जाएगी। यानी अगर पूर्ति समान रहे और मांग को बढ़ा दीजिए तो कीमत जो संतुलन थी वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं पूर्ति को, मांग को घटा दूं, यानी मांग को यहां ले आऊं, तो अब ये पूर्ति को नीचे काट रही है, कीमत भी नीचे आ जाएगी। यानी अगर मांग पूर्ति को स्थिर रखा जाए और मांग को ही घटा दिया जाए, बाईं ओर कर दिया जाए, तो साम्य कीमत जो होती है वो हमेशा नीचे आ जाती है। ठीक, अगर दोनों बढ़ने लगे मान लीजिए, तो अगर दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये भी इतना ही बढ़ा और ये भी इतना ही बढ़ा, तब कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तब कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा, लगभग बराबर रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूर्ति ज्यादा बढ़ गई और मांग कम बढ़ी तो कीमत घटेगी, और मांग ज्यादा बढ़ गई, पूर्ति कम बढ़ी तो कीमत बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन है, और इस तरह यहां पर साम्य कीमत पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल है मांग में परिवर्तन किन कारणों से होता है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 में ही देख रखा है, क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो वस्तु की कीमत होती है, और वस्तु की कीमत के अतिरिक्त जो है उसकी आय बढ़ जाए, वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाए, उपभोक्ता की जो प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट हैं, रुचि हैं, वो बढ़ जाए, स्थानापन्न वस्तु की जो यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी उपस्थिति ज्यादा हो जाए, या संबंधित वस्तु की जो कीमत है, पूरक वस्तु और संबंधित वस्तु की जो कीमत है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत है, वो दूसरे वस्तु की मांग को बढ़ाती है, घटाती है। तो ये सारे मांग को परिवर्तन करने वाले कारक हैं। पूर्ति में परिवर्तन कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कच्चे माल के मूल्य में परिवर्तन, जो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है। जैसे मान लीजिए पूर्ति कब होगी, जब उत्पादन होगा। उत्पादन कैसे बढ़ेगी घटेगी, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, उत्पादन के साधन जो है वो बहुत महंगे हो जाएं, तो उस स्थिति में पूर्ति फिर करना मुश्किल हो जाता है, प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है, और फिर पूर्ति घट जाती है। और इसका ठीक उल्टा, अगर उत्पादन के साधन की कीमत सस्ती हो जाए तो वो ज्यादा बढ़ेगी। कच्चे माल की उपलब्धता भी, यानी रॉ मटेरियल एक्चुअली वहां पर उपलब्ध है कि नहीं है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर कच्चा माल वहां पर उपलब्ध है तब आसानी से पूर्ति हो पाएगी, नहीं उपलब्ध है तो नहीं हो पाएगी। श्रमिकों की मजदूरी में परिवर्तन, अगर आप अच्छा लेबर को उसको तनख्वाह दे रहे हैं, अच्छी उसको पैसा पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सप्लाई अधिक करेगा, नहीं तो कम होगा। मशीनरी की कीमत में परिवर्तन, सेम वही चीज। उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन, पैमाने यानी स्केल, पहले आप 100 यूनिट वाला मशीन लगाए थे, अब आपने 500 यूनिट वाला मशीन लगा दिया तो सप्लाई बढ़ जाएगी।
उत्पादन की तकनीक, टेक्निक में मान लीजिए हो सकता है कि आप अच्छी मशीनें ले आए, अच्छे तरीके के टेक्निक खोज लाएं जिससे आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा वरना घट जाएगा। तो ये चीजें पूर्ति को प्रभावित करती हैं। अगला सवाल है पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार उसे कहते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्रेता विक्रेता हों, सभी एक ही वस्तु का क्रय विक्रय करते हों, एक दूसरे के साथ निकट का संबंध हो और स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय करते रहे हों। यानी इसमें क्या क्या होता है, अधिक, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक क्रेता और विक्रेता, अधिक क्रेता एवं विक्रेता, ठीक है। दूसरा समरूप वस्तुएं, ठीक, समरूप वस्तु। तीसरा, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, बाजार में मुक्त प्रवेश तथा बहिर्गमन, ठीक। ये दो तीन ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा हाँ, समरूप वस्तुएं, अधिक क्रेता विक्रेता, बाजार में मुक्त प्रवेश तथा बहिर्गमन, बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये सारी जो चीजें हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के रूप में देखी जाती हैं। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। बाजार मूल्य किसे कहते हैं? बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जो मांग और पूर्ति के अस्थायी साम्य द्वारा अल्पकाल में निश्चित होता है। इस मूल्य को अल्पकालीन मूल्य भी कहा जाता है और यही वास्तविक मूल्य भी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर बात है। सामान्य मूल्य से क्या आशय है? सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो मांग और पूर्ति के स्थायी साम्य द्वारा दीर्घकाल में निश्चित होता है। इसे दीर्घकालीन मूल्य भी कहा जाता है और यह एक काल्पनिक मूल्य भी कहलाता है। तो यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता से तात्पर्य उस प्रतियोगिता से है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, वस्तु के सौदे कर और किस मूल्य पर किए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, वस्तुओं में समरूपता होती है, उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है और इसके कारण संपूर्ण बाजार में एक मूल्य होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि जब एक वस्तु का संतुलन मूल्य उसके बाजार मूल्य से कम हो जाता है तो विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होगी। इस कथन के संदर्भ में कारण सहित उत्तर दीजिए। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यह कथन सही है क्योंकि जब संतुलन मूल्य बाजार मूल्य से कम हो जाएगा तो बाजार पूर्ति अधिक और बाजार मांग कम हो जाएगी। मतलब जो संतुलन मूल्य है वो नीचे आ गया। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अब सप्लाई मार्केट में बढ़ गई है, डिमांड उस चीज की कम हो गई है। ठीक है, और पूर्ति अधिक हो जाती है, एक्सेस सप्लाई हो जाता है इसमें। दूसरे शब्दों में वस्तु के क्रेता कम और विक्रेता अधिक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये स्थिति आ जाए, ये एक संतुलित कीमत थी, अचानक पूर्ति बढ़ गई। ठीक है, तो अब ये जाहिर सी बात है यहाँ पर प्राइस अगर यहाँ थी तो अब इसके ये नीचे P1 पे आ जाएगी। बस यही सारी चीज है। तो स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ती है। अगला सवाल है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर बाजार का पूर्ण ज्ञान होने का मतलब क्या है? सबको पता है कि अगर कोई चीज 5 रुपए की है तो वो 5 रुपए की है। अब कोई चाहे कि 6 रुपए में बेच दे तो नहीं बेच पाएगा। इसको बोलते हैं बाजार का पूरा ज्ञान होना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, वस्तु के सौदे किस मूल्य पर चल रहे हैं। तो वस्तुओं में समरूपता के कारण कोई विक्रेता भिन्न भिन्न कीमतों पर वसूल नहीं कर सकता। यही कारण है कि विक्रेताओं और क्रेताओं को एक मूल्य स्वीकार करना पड़ता है, यानी एक ही कीमत उसमें स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक होती है। कोई भी क्रेता कुल क्रय को इतने छोटे भाग का क्रय करता है कि वह बाजार के कुल क्रय को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक विक्रेता कुल विक्रय को एक छोटे भाग का विक्रय करता है, अतः यह बाजार में के कुल विक्रय को प्रभावित नहीं कर सकता। इस प्रतियोगिता में अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता के होने के कारण कोई भी विक्रेता या क्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि कोई अगर एक विक्रेता चाहे कि वो बाजार की कीमत को प्रभावित कर दे या कोई क्रेता चाहे कि मेरे हिसाब से बाजार चले, वो नहीं हो सकता। यही परफेक्ट कंपटीशन का एक बहुत बड़ा लक्षण या फायदा है। एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषता बताइए। एकाधिकृत क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। अच्छा, एक इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें एकाधिकार और और वो पूर्ण प्रतियोगिता दोनों के इसमें विशेषताएं मिलती हैं, दोनों मिलजुल कर मिलती हैं। तो अधिक संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं और इतने छोटे भाग का क्रय विक्रय करते हैं कि बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन इसमें पूर्ण प्रतियोगिता से अंतर यह हो जाता है कि थोड़ा कीमत यहां चेंज होता है, यहां पूर्ण प्रतियोगिता के जैसे समान कीमत नहीं रहती है। इसलिए जब आप इसका AR-MR कर्व बनाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको ये ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये आपको अंतर दिखाई देगा। उत्पादकों विक्रेताओं के उत्पाद की प्रकृति समरूप नहीं होती, उसमें भेद होता है, यानी वस्तु में विभेद कर देते हैं ये। फर्मों को स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की आजादी होती है जैसा पूर्ण प्रतियोगिता में है। अगला सवाल है, अल्पाधिकार में बाजार में केवल कुछ ही फर्में क्यों होती हैं? तो अल्पाधिकार में का अर्थ होता है अल्प अधिकार अर्थात उत्पादन पर कुछ उत्पादकों का अधिकार। हमने पढ़ा था ओलिगोपोली, डुओपोली। अब जैसे सरकारी अनुज्ञा पत्र कुछ फर्मों को ही मिलना, कुछ लोगों को ही इसका परमिशन मिलता है, इसलिए कुछ लोग रहते हैं। उत्पादों से संबंधित विक्रय लागतों का स्तर ऊंचा होना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका विक्रय स्तर इतना बड़ा है कि सभी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं स्पेस टेक्नोलॉजी, अब स्पेस टेक्नोलॉजी क्या सब लोग खोल के दुकान बैठ जाएंगे क्या? एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो कुछ ही लोग रहेंगे। निवेश का पैमाना उच्च स्तर का होना चाहिए, नए फर्म प्रवेश नहीं कर पाती हैं, पुरानी फर्मों का प्रभुत्व बना रहता है। या तो पुरानी फर्में इतना जकड़ी रहती हैं कि नई फर्में टिक नहीं पाएंगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस देख लीजिए, कोको कोला, पेप्सी, एक दो कंपनियां हैं, कोई नया जाएगा ना तो वो दो सब मिलकर प्राइस इतना कम कर देंगे कि वो टिक ही नहीं पाएगा। तो ये एक तरह का ओलिगोपोली हो जाता है, समझ रहे हैं आप। कुछ विद्यमान फर्में उत्पाद, जिसको कार्टेल बोलते हैं, एक शब्द आता है कार्टेल, वो वहां पे दिखाई पड़ता है। कुछ विद्यमान फर्में उत्पादों का एक स्वाधिकार करा लेती हैं, पेटेंट करा लेती हैं। यानी मान लीजिए कोई नई खोज की और कोई चीज बनाना शुरू किया तो उसका पेटेंट करा लेगा, दूसरा व्यक्ति वो बना ही नहीं सकता, या उसको कॉपीराइट या जो भी है तो सभी उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो कुछ ही लोग उसमें रह जाते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की अवधारणाएं किन सिद्धांतों पर प्रचलित थी, संक्षेप में बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रमुखतः दो अवधारणाएं प्रचलित थी। पहला प्रथम उत्पादन लागत अवधारणा और द्वितीय सीमांत उपयोगिता की अवधारणा। तो उत्पादन लागत अवधारणा के विचारकों में एडम स्मिथ और रिकार्डो का मानना है कि वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के आधार पर तय होना चाहिए और बाजार में उसी वस्तु की कीमत अधिक होती है जिसकी लागत अधिक होगी। तो कीमत लागत के द्वारा मूल्य तय होना चाहिए, पहले वाली सुझाव है। जो दूसरी अवधारणा है जेवंस और वॉल्रस द्वारा, उन्होंने कहा कि उसकी सीमांत उपयोगिता के हिसाब से कीमत लगाइए, उसकी अगर वैल्यू यूटिलिटी है तभी उसकी कीमत अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार जिस वस्तु में जितनी अधिक उपयोगिता होगी उसकी उतनी अधिक कीमत होगी। ये दोनों ही अवधारणाएं एकांगी दृष्टिकोण वाली थी। तो एक अवधारणा ने यह बोला कि भैया देखिए किस वस्तु में कितनी लागत लग रही है उस हिसाब से मूल्य होगा। एक ने कहा लागत कम भी लगे, उपयोगिता बहुत ज्यादा है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। हो सकता है कि कोई मान लीजिए कोरोना वैक्सीन है एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो हमें फ्री में मिली है, लेकिन मान लीजिए कोई बिजनेस करता तो अगर उसको बनाने में 1 रुपया भी लग रहा है और लोग मर रहे होते, वो बोलता कि 1 करोड़ रुपए में बेचूंगा, तो शायद लोग खरीदते। तो उपयोगिता पे तय होती है। तो ये दो सिद्धांत वहां पर चल रहे थे। प्रोफेसर मार्शल ने इस मतभेद को समाप्त करके मध्यमार्गी विचारधारा को जन्म दिया और वस्तु का मूल्य न तो उत्पादन लागत तय करती है और न ही उपयोगिता, बल्कि मांग और पूर्ति द्वारा तय होता है। तो मार्शल ने कहा आप लोग लड़िए मत, उपयोगिता और लागत दोनों मत देखिए। जहां उपयोगिता के हिसाब से मांग होगी और लागत के हिसाब से पूर्ति होगी, तो जहां दोनों बराबर हो जाएं, यानी जिस कीमत पर जो उत्पादक है वो पूर्ति करने को तैयार हो और जो कंज्यूमर है वो मांग करने को तैयार हो, उस कीमत पर साम्य कीमत बना लीजिए और उसी पर वहां पर कीमत का निर्धारण हो जाएगा। वस्तुतः जिस प्रकार कपड़े को काटते वक्त यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़ा ऊपर के फलक ने काटा है या नीचे के फलक ने, उसी तरह नहीं कह सकते कि वस्तु का मूल्य केवल उत्पादन लागत या उपयोगिता द्वारा तय होगा। कपड़ा काटने के लिए कैंची के दोनों फलक उपयोगी हैं, यानी ऐसे दोनों को, इसलिए मांग और पूर्ति दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के हिसाब से जहां ये एक दूसरे को काटते हैं जिस कीमत पे, वही कीमत साम्य कीमत कहलाती है। ठीक बात, क्लियर एकदम। अगला सवाल है बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। बाजार मूल्य क्या है? जो एकदम से शॉर्ट टर्म अल्पकालीन बाजार में चल रहा है। सामान्य मूल्य जो दीर्घकालीन समय में पूरा सस्टेन करेगा। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। अच्छा, ये सामान्य मूल्य की बात है। अच्छा, ये बाजार मूल्य यहां पर लिख लीजिएगा। बाजार मूल्य जो है, ठीक है, बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है। ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप। बाजार मूल्य क्या होता है? अल्पकालीन है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन है। बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है और यह एक काल्पनिक मूल्य होता है। बिल्कुल ठीक बात। बाजार मूल्य का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के द्वारा अस्थायी संतुलन से होता है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। सामान्य मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के लिए स्थायी संतुलन द्वारा होता है, जो कुछ समय तक चले। और जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंडीशन होती है तो जनरल प्राइस को देखा जाता है और माइक्रो में ज्यादा इंपॉर्टेंट बाजार मूल्य है।
बाजार मूल्य के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक प्रभावी होता है। कैसे? मान लीजिए शाम को 4 बजे 2 घंटे का बाजार लगा, उसमें मछली बिक रही है या उसमें ब्रेड बिक रहा है, उसमें आलू बिक रही है, मतलब कि और वो ला नहीं सकता बाजार से, जितना लेके आया है उतना ही बेचेगा। अब वहां कितना मांग लोग कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे बिकेगा, किस कीमत पे बिकेगा। कोई नहीं पूछेगा तो सस्ता बिक जाएगा, अगर एकदम लोग पूछने लग गए तो कीमत वैसे ही हो जाएगी। तो ये बहुत जो बाजार मूल्य उसमें मांग ज्यादा रोल प्ले करती है और सामान्य मूल्य में पूर्ति ज्यादा रोल प्ले करती है कि आप लंबे समय में कितना प्रोडक्शन कर देंगे। बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय तथा गैर पुनरुत्पादनीय दोनों ही प्रकार की वस्तु में होता है और सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादनीय वस्तु का होता है, गैर पुनरुत्पादनीय वस्तु का नहीं होता। तो वो सिंपल टॉपिक्स हैं, इसको आप ध्यान रख के चलेंगे तो आप क्लियरली इसको समझ लेंगे। अगला सवाल है पूर्ति का आशय क्या है, व्हाट इज सप्लाई। देखिए कई बार लोग स्टॉक और पूर्ति में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो गोदाम में रखा है वो नहीं, जो आप कीमत पर बेचने को तैयार है वो। किसी वस्तु की पूर्ति से आशय एक समय अवधि में एक वस्तु के विभिन्न कीमतों पर उत्पादक द्वारा बेची जाने वाली विविध मात्राओं से होता है। पूर्ति वास्तव में उस अनुसूची या तालिका को दर्शाती है जो वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जिस पर एक उत्पादक विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में विक्रय करने को तैयार है। यानी क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, कीमत, समय, विक्रय की मात्रा। विक्रय की मात्रा यानी एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उत्पादक विक्रय की मात्रा के लिए जितना तैयार है वो उसकी पूर्ति कहलाती है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। पूर्ति अनुसूची क्या है, यानी जिसको बोलते हैं सप्लाई टेबल। जैसे हम बताते हैं कि पूर्ति और कीमत में सकारात्मक संबंध, अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। तो हम लिखते हैं यहाँ प्राइस, यहाँ लिखते हैं सप्लाई। प्राइस 10 से 20 हो गई तो सप्लाई भी 20 से 50 हो गई। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये पूर्ति अनुसूची कहलाती है। इसी को मैं ऐसे खींच दूंगा तो ये पूर्ति वक्र हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्ति अनुसूची एक तालिका है, एक टेबल है जो वस्तु की विभिन्न संभाव्य कीमतों पर विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाने वाली उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है। यानी अलग अलग कीमतों पर वो कितनी मात्रा पूर्ति करेगा, विक्रय करने को तैयार है, वो दिखाता है। पूर्ति अनुसूची भी 2 प्रकार की होती है। हो सकता है कोई एक फर्म की पूर्ति हो, यही मैं एक और फर्म जोड़ दूं, सप्लाई 2 कर दूं, 30 और 60 कर दूं, दोनों को जोड़ के यहां पर क्या कर दूं, मार्केट सप्लाई कर दूं, 30 और 20 50, 60 और 50 110। तो अगर कई फर्मों को मैं ले लेता हूं तो वो फिर बाजार पूर्ति बन जाती है। एक फर्म की बात करता हूं तो व्यक्तिगत पूर्ति बन जाती है। तो पूर्ति अनुसूची के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति की अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति की अनुसूची बाजार में किसी एक फर्म की पूर्ति अनुसूची होती है, जबकि बाजार अनुसूची बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति के योग को कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व किसे कहा जाता है, अभी मैंने बताया। तो जो अनुसूची आप पूर्ति की बनाते हैं जब उसको डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं तो पूर्ति वक्र हो जाता है। अनुसूची के रेखीय प्रस्तुतिकरण को पूर्ति वक्र कहा जाता है। किसी वस्तु की विभिन्न संभाव्य कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले न लाभ न हानि की विभिन्न मात्राओं को दर्शाने वाला वक्र होता है। यह वक्र भी व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र के तौर पर होता है। जब आप पूर्ति अनुसूची को एक वक्र के द्वारा ऐसे दिखाते हैं तो यह आपकी सप्लाई कर्व बनती है, यह आपका पूर्ति वक्र बनता है, जिससे आप इजीली यहां से चीजों को दिखा सकते हैं। ठीक बात। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र जो होता है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक फर्म की पूर्ति को रेखा चित्र में प्रस्तुत करता है, जबकि बाजार पूर्ति वक्र किसी बाजार में सभी फर्मों की पूर्ति का योग होता है। तो आप ऐसे दिखाते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक आपने पूर्ति दिखाई, दूसरी दिखाई और दोनों को जोड़ के बाजार पूर्ति वक्र दिखा दी। तो जो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है वो किसी एक पूर्ति को दिखाएगा, जो बाजार पूर्ति वक्र है वो सभी के पूर्तियों को एक साथ दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला सवाल है पूर्ति के निर्धारित तत्वों को समझाइए, यानी वो चीजें जिसके कारण पूर्ति घटती या बढ़ती है। देखिए एक आध चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक तो पूर्ति और कीमत का संबंध सकारात्मक है, जब भी कीमत बढ़ेगी पूर्ति बढ़ेगी। इसके अलावा हर वो चीज जिसके कारण उत्पादन करना आसान हो जाए उससे पूर्ति बढ़ेगी। जैसे सरकार अपने करों में छूट कर दे तो पूर्ति की लागत घट जाएगी, कीमत घटेगी उससे। अच्छा, दूसरा तकनीक में कोई सुधार हो जाए जिससे पूर्ति करना बड़ा आसान हो जाए, सप्लाई करना आसान हो जाए। जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो उत्पादन के साधन है वो सस्ते मिलने लगे तो और सप्लाई होने लगेगी। तो ये सारे कारण होते हैं। पूर्ति फलन वस्तु की पूर्ति और उसको निर्धारक तत्वों के संबंध को कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। पूर्ति फलन क्या है, जो पूर्ति को निर्धारित करे, और पूर्ति इसके बीच का जो फलनात्मक संबंध है वो पूर्ति फलन कहलाता है। तो पूर्ति किन तत्वों पर निर्भर करता है, पहला वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो पूर्ति को प्रभावित करने का सबसे पहला फैक्टर तो प्राइस है, कीमत है।
जितना ज्यादा कीमत रहेगा उतनी ज्यादा पूर्ति होगी, क्योंकि लाभ कमाने का जो उसका स्कोप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कीमत कम होने पर पूर्ति घट जाती है, तो एक तो पहला ये दिखाई देगा। दूसरा, फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, अतः एक उत्पादक अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति करेगा। फिर आता है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति में ऋणात्मक संबंध है। अगर संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब पूर्ति घट जाती है, ये कंफर्म है। दूसरा, फिर आएगा तकनीक में सुधार। अगर मान लीजिए तकनीक में सुधार हो जाए तो फिर वहां पर पूर्ति और तेजी से बढ़ती है, तो तकनीक भी एक प्रभावित करने वाला तत्व है, मैंने आपको बताया था। बाजार में फर्मों की संख्या, यह भी एक बड़ा कारण है। अगर फर्म की संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा पूर्ति बढ़ेगी, तो बहुत लॉजिकल सी बात है। फर्मों की संख्या कम होगी तो कम उत्पादन होगा, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। वस्तु की उत्पादन लागत तथा पूर्ति में ऋणात्मक संबंध है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, उत्पादन का लागत जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पूर्ति कम होगी, और जितना उत्पादन लागत कम होगा पूर्ति उतनी ज्यादा होगी। ठीक बात। तो वस्तु की उत्पादन लागत तथा पूर्ति में ऋणात्मक संबंध होता है। वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ती है तो पूर्ति कम हो जाती है, और वस्तु की उत्पादन लागत घटती है तो पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी 4-5 चीजें हैं। तकनीक में सुधार, उत्पादन के साधनों में कमी आना, उत्पादन के साधनों की कीमत, फर्मों की संख्या, ये सारी चीजें पूर्ति को प्रभावित करती हैं। फिर सरकार की नीतियां भी पूर्ति को प्रभावित करती हैं। अगर सरकार, जैसे आपने अक्सर सुना होगा, सरकार बोलती रहती है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? हम ऐसा नीति लेकर आएंगे जिससे आपको व्यापार करना, उत्पादन करना आसान हो जाए। टैक्सेस में कमी करेंगे। एंजल टैक्स आपने सुना होगा, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको छूट मिलती है। तो अगर सरकार कर कम लगा रही है, कानून व्यवस्था अच्छा रख रही है, तो पूर्ति ज्यादा होगी। तो सरकार की नीतियां भी पूर्ति को प्रभावित करती हैं। यदि सरकार कर की दर में वृद्धि करती है तो पूर्ति कम हो जाती है। सरकार के द्वारा कर घटा दिए जाते हैं तो पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और पूर्ति को इस प्रकार पूर्ति को उपयुक्त तत्व निर्धारित करते हैं। तो जो जो तत्वों की चर्चा मैंने की वो पूर्ति को निर्धारित करते हैं। यहां सवाल है, पूर्ति के नियम की व्याख्या कीजिए। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी, यही लॉ ऑफ सप्लाई। यदि अन्य बातें समान रहे, मतलब तकनीक, सरकार की नीति, रॉ मटेरियल्स या उत्पादन के लागत में परिवर्तन, ये सब सामान्य रहे, तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, वस्तु की कीमत घटने से पूर्ति की मात्रा कम होती है। उदाहरण समझ लीजिए, ये कीमत बढ़ रही है, ये पूर्ति बढ़ रही है, ये रहा सप्लाई कर्व। ठीक है, कोई डाउट? तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल है, पूर्ति वक्र पर संचलन और खिसकाव में क्या कारण है? अब देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है, मान लीजिए पूर्ति वक्र है, ठीक, इस पूर्ति वक्र के दो भाग हैं, एक होता है संचलन और एक होता है खिसकाव। अंग्रेजी में बोलते हैं मोमेंट और एक बोलते हैं शिफ्ट। ये जो मोमेंट होता है ये होता है कीमत के कारण, और ये होता है कीमत के अतिरिक्त कारणों के कारण। कीमत के अतिरिक्त, ठीक। अब कीमत भी दो है। मान लीजिए कीमत अगर बढ़ जाए, तो अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, ठीक, और कीमत घट जाए तो पूर्ति भी घटेगी, ठीक है ना। तो अब आप जैसे हम यहां पे करके देखें, यहां देखिए, लेट सपोज हमने यहां की प्राइस और यहां रख ली सप्लाई, 10 से 20 कर दी, सप्लाई हमने कर दी 2 से 4, ठीक। अब इसको जरा यहां खींचिए तो x y, ठीक बात। यहां हमने कीमत रख ली 0 10 20, यहां 0 2 4, 10 पे 2, 10 और 2, ठीक, पहले यहां थी। उसके बाद 20 पे 4, 20 पे 4, यानी क्या हो गया, सप्लाई वर्क नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो यहां क्या हो जाएगा, जो आपने देखा अभी, अगर कीमत बढ़ती है तो उस कारण फिर ये ऊपर की ओर संचलन होगा, उसी सप्लाई कर्व में ऊपर की ओर, और सप्लाई अगर घट जाए तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक। यानी जो संचलन होता है ना, वो उसी पूर्ति वक्र पे होता है, ऊपर नीचे, कोई दूसरा पूर्ति वक्र शिफ्ट नहीं होगा। यहां क्या होगा, कीमत के अतिरिक्त, माने कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा, तकनीक में सुधार के कारण या तकनीक में खराबी के कारण या जो फर्मों की संख्या है बढ़ने या घटने के कारण यहां पे पूर्ति, इसमें खिसकाव होगा। तो अगर मान लीजिए अगर पूर्ति में वृद्धि होती है,
या पूर्ति में कमी होती है, दो चीजें होंगी। तो अगर वृद्धि होगा तो दाईं ओर खिसकेगा पूर्ति वक्र, और कमी होगा तो बाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, यही है खिसकाव और संचलन का पूरा मतलब। ठीक बात है, आइए देख लेते हैं। तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र में संचलन दिखाई देता है। पूर्ति वक्र में खिसकाव तब होता है जब वस्तु अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों से परिवर्तन दिखाई देता है। पूर्ति वक्र पर संचलन को जानने के लिए हमें पूर्ति वक्र में विस्तार और संकुचन को जानना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति हमने देखी ना, बढ़ जाना और घट जाना, ये होता है बढ़ना यानी विस्तार, ठीक, और ये घटना वाला होता है संकुचन। तो विस्तार में ऊपर की ओर संचलन होगा और संकुचन में नीचे की ओर होगा, और ये वृद्धि और कमी तो है। ठीक है, पूर्ति वक्र में खिसकाव को वस्तु की पूर्ति में वृद्धि और वस्तु की पूर्ति में कमी के द्वारा दिखाया जाता है। मान लीजिए यहां पूर्ति वक्र है और दाईं ओर खिसक गया तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इधर ये बाईं की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दाईं ओर पूर्ति में वृद्धि, बाईं ओर पूर्ति में कमी। और अगर ऊपर की ओर पूर्ति वक्र जा रहा है तो संचलन, उसमें ऊपर की ओर संचलन यानी पूर्ति का विस्तार, और नीचे की ओर आ रहा है तो पूर्ति का संकुचन। जब वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती है तो पूर्ति का विस्तार कहते हैं, और इसके विपरीत होने पर संकुचन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जिसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। जब वस्तु अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण से पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं, इसके विपरीत होने पर पूर्ति में कमी कहते हैं। तो यहां पर उसी मांग वक्र में संचलन होगा ऊपर नीचे, और यहां क्या होगा, शिफ्ट होगा दाएं ओर या बाएं ओर। बस सिंपल सी कहानी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूर्ति की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? पूर्ति की कीमत लोच का मतलब यह है कि जब मैं कीमत में परिवर्तन कर रहा हूं तो पूर्ति की मात्रा पर क्या प्रभाव आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पूर्ति की कीमत लोच का तात्पर्य एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा की अनुक्रियाशीलता का मापन है। अनुक्रियाशीलता मतलब व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सप्लाई क्वांटिटी। दूसरे शब्द में पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात कहलाती है। यानी मान लीजिए कितना परसेंट कीमत में चेंज हुआ, कितना परसेंट सप्लाई में चेंज हुआ, इससे निकलता है। एक यहां पर आपके सामने फॉर्मूला है जिसे हम किससे लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। यानी कितना क्वांटिटी यानी सप्लाई में चेंज हुआ, कितना कीमत में चेंज हुआ, पहले कीमत कितनी थी, बाद में पहले सप्लाई कितनी थी, इसको करने से लोच निकाल लिया जाता है। अब थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न देख लेते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु का बाजार संतुलन है, यदि कीमत एक संतुलन कीमत से अधिक दो संतुलन कीमत से कम होगी तो बाजार में क्या प्रतिक्रिया होगी। अब देखिए, वस्तु की बाजार संतुलन में यदि कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो जाए या दूसरा संतुलन कीमत से कम हो जाए तो क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। संतुलन कीमत क्या होगी, जहां पर मांग पूर्ति दोनों बराबर हो। लेकिन अगर मान लीजिए जो कीमत है वो संतुलन कीमत से नीचे आ गई तो क्या होगा, या संतुलन कीमत से ऊपर चली जाए तो क्या होगा। तो यदि बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो तब क्या होगा, इस दशा में बाजार मांग बाजार पूर्ति से कम होगा। ठीक, इसका देखिए बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक होने का मतलब क्या है, सीधे सीधे है कि बाजार मांग बाजार पूर्ति से कम है, पूर्ति की अधिकता स्थिति की निर्मित हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा विक्रेताओं में बढ़ेगी जिसके कारण विक्रेता कम कीमत भी स्वीकार कर लेगा। कीमत कम होने से मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति संकुचित हो जाएगी। ऐसा होने से बाजार कीमत संतुलन कीमत के बराबर आ जाएगी। मतलब अगर बाजार कीमत ऊपर है फिर भी संतुलित कीमत नीचे दिखाई दे रहा है, यानी कि कीमत के नीचे लोग बेचने को तैयार है, इसका मतलब पूर्ति ज्यादा है, डिमांड कम है। और बाजार कीमत संतुलन कीमत से अगर कम हो जाए, ठीक, तो इस परिस्थिति में बाजार मांग पूर्ति से अधिक हो जाएगी। यानी जो बाजार कीमत है वो संतुलन कीमत से कम है। बाजार कीमत 5 रुपए लिखी है लेकिन मांग और पूर्ति की वजह से संतुलित कीमत ऊपर जाके 7 रुपए में तय हो रही है, इसका मतलब मांग अधिक है पूर्ति कम है। ठीक है ना, मान लीजिए प्राइस यही थी पर अब जाके प्राइस कहीं ऊपर यहां तय हो रही है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आपको फिर कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्रेता अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं, इसीलिए संतुलन कीमत से ऊपर कीमत चली जाती है। तो ये दो स्थितियां आपको दिखाई पड़ती हैं। इस मूल्य का प्रभाव यह पड़ता है कि मांग कम या संकुचित हो जाती है तथा पूर्ति का विस्तार हो जाता है। यह तब होता है जब तक कि बाजार कीमत संतुलित कीमत के बराबर ना आए। तो ये स्थितियां आप इजीली देख सकते हैं। अगला सवाल ये है कि मतलब आप समझ गए ना क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन ये था कि भाई मान लीजिए अगर यहां पर संतुलन कीमत यहां पे तय है और फिर भी बाजार कीमत इसके ऊपर चली जा रही है, यानी यहां पर मांग पूर्ति बराबर हो रहे थे लेकिन इसके ऊपर जा रही है, इसका मतलब जो कीमत संतुलित है इसके ऊपर भी बाजार मांग चला जा रहा है, बाजार कीमत चली जा रही है। इसका मतलब यह कि लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। और अगर बाजार कीमत संतुलित कीमत से नीचे है तो इसका मतलब लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है, पूर्ति आपकी ज्यादा है। ठीक बात है। अगला सवाल है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में किसी फर्म का संतुलन शून्य लाभ पर होने का क्या कारण है। मोनोपोलिस्टिक
एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में नए फर्मों का प्रयोग दीर्घकाल में निर्बाध रूप से होता है। यदि कोई उद्योग या फर्म अल्पकाल में धनात्मक अर्जित कर रही है तो इसे नवीन फर्मों के उद्योग में प्रवेश का आकर्षण बढ़ेगा और तब तक होगा जब तक कि लाभ शून्य न हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते रहेंगे। यदि अल्पकाल में ही फर्मों को हानि हो रही है तो कुछ फर्म तो उत्पादन बंद कर देंगे और नए फर्म तो आएंगे ही नहीं। पूर्ति में कमी आ जाएगी और इसके कारण संतुलन मूल्य बढ़ेगा और तब तक होगा जब तक लाभ शून्य की स्थिति में न आ जाए। एक फर्म को मूल्य स्वीकारक फर्म कब कहा जाता है? जब कहा जाता है जब वो पूर्ण प्रतियोगिता में हो, जब वो अपने हिसाब से कीमत को चेंज न कर पाए। तो एक फर्म को मूल्य स्वीकारक फर्म तभी माना जाएगा जब वस्तु की कीमत बाजार मांग और बाजार पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है और फर्मों द्वारा इस मूल्य पर कितनी भी वस्तुओं का विक्रय किया जा सकता है और कोई भी फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, तब उसको कीमत स्वीकारक कहा जाता है। क्या कारण है? विक्रेताओं और क्रेताओं की बड़ी संख्या। अब ये बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए जो कुछ भी ऊपर से, जैसे आज जितने भी आप किराने का आइटम आप दुकानों में देखते हैं, सब पे एमआरपी लिखिए, ऊपर से लिख के आइए, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। वस्तुएं समरूप होती हैं, कोई भी फर्म प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करेगी तो क्रेता उस फर्म को छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा। क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है तो सभी फर्मों को मूल्य स्वीकार करना पड़ता है, कोई मनमानी नहीं कर पाता। अगला सवाल है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन का क्या प्रभाव होता है? यहां पर कोई भी व्यक्ति फर्म खोल सकता है, कोई भी फर्म छोड़ के जा सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म स्वतंत्रता पूर्वक उद्योग में प्रवेश कर सकते हैं और इच्छानुसार बहिर्गमन कर सकते हैं। जब फर्में अधिक लाभ अर्जित करती हैं तो नई फर्में लाभ की आशा में उद्योग में प्रवेश करेंगी और उससे बाजार की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। इससे वस्तु की बाजार कीमत कम हो जाएगी, लाभ कम हो जाएगा, फर्में उद्योग छोड़कर फिर धीरे धीरे जाने भी लगेंगी। जब सामान्य हानि की दशा रहेगी तो फर्में उद्योग को छोड़ के जाने लगेंगी और बाजार पूर्ति में कमी आ जाएगी। तो बाजार की पूर्ति में कम होने से बाजार मूल्य बढ़ जाएगा और सामान्य हानि समाप्त होने लगेगी। तो ये चलता रहता है। मतलब जब अचानक बहुत सारी फर्में आ जाएंगी तो सबको लाभ में कमी आ जाएगी, तो कुछ लोग जाने लगेंगे, तो फिर जो बचेगा उसकी कीमत बढ़ेगी, तो फिर लोगों को लाभ होने लगेगा। ये चलता रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। अभी हमने शॉर्ट में डिस्कस भी किया था। पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे पहली विशेषता यह है कि बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित न कर सके। और इसीलिए जो फर्में होती हैं वो क्या होती हैं? कीमत स्वीकारक, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइस टेकर। मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई है, इसलिए मैं तेजी से रिवाइजन करा रहा हूं आपका। प्राइस टेकर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर छोड़ना नहीं आपको। वस्तुओं का समरूप होना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता यह है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समरूपता का गुण होता है। उत्पादन में समरूपता होने के कारण विक्रेता बाजार में प्रचलित मूल्य से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकता। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट। पूर्ण प्रतियोगिता की तीसरी विशेषता यह है कि विभिन्न फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने तथा उद्योग को छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता होती है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधनों में एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। उत्पत्ति का साधन जो भी है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो कहीं एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो ये भी सहूलियत उनको मिली होती है। विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव। यहां पर आपको बहुत ज्यादा परिवहन लागत या बेचने में पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना पड़ता, क्योंकि खुद मार्केट में लोग आते हैं लेने और सबको ज्ञान रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एक दूसरे के इतने अधिक निकट होते हैं कि बहुत परिवहन आपको नहीं लगाना पड़ता, लोकल मार्केट में सारी चीजें मिल रही होती हैं। अगला सवाल है, संतुलन मूल्य का निर्धारण उदाहरण सहित करिए। संतुलन मूल्य क्या होगी? मांग पूर्ति जहां बराबर हो। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्षिक क्रियाओं द्वारा होता है। देखिए 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैंने 10 क्वेश्चन में रिपीट कर दिया। अब तो आपको वो रट जाने चाहिए, मेरा वही असली वजूद वही है। मांग और पूर्ति की शक्तियां ही इस कीमत का निर्धारण करती हैं जिस कीमत पर क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। कहानी यहां हो रही है, देख लीजिए। यह है डिमांड कर्व और यह है सप्लाई कर्व, दोनों जहां मिल जाएं, यह मूल्य संतुलन मूल्य कहलाता है। इस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं तथा बाजार साफ हो जाता है, न तो कोई अतिरिक्त मांग होती है और न ही कोई अतिरिक्त पूर्ति, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे यहां देख लीजिए, इस स्थिति में क्या है? यह है वस्तु की मांग, यह है वस्तु की पूर्ति। इस बिंदु पर, तीसरे बिंदु पर दोनों बराबर हो गई, तो यह संतुलन मूल्य या जिसको आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। तो इस तरह टेबल बना के आप एग्जाम में इजिली दिखा सकते हैं। उपयुक्त तालिका में जब कीमत 1 है तो मांग 500 और पूर्ति 100 है। कीमत बढ़ते बढ़ते 300 पे पहुंचती है और मांग और पूर्ति दोनों 300 हो जाती है। मैंने क्यों लिखा है? इसी तरह आंसर आपको फ्रेम करना है।
टेबल से दिखा देना है, ये एग्जाम्पल प्रूव कर देने हैं और ग्राफ दिखा देना है, नंबर पक्के हैं। यहीं पर संतुलन होगा, यदि कीमत 5 हो जाती है तो वस्तु की मांग 100 और पूर्ति 500 हो जाएगी, फिर असंतुलन हो जाएगा। तो आपको ये स्थितियां दिखाते रहना है। इस स्थिति में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होगी, यानी अगर 5वीं इकाई पर पहुंच जाए तो। ये सभी इकाइयों को यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। पुनः कीमत 3 पर जा पहुंचती है। इस प्रकार उपयुक्त तालिका के अनुसार मांग और पूर्ति में संतुलन तीसरी कीमत पर होगा, जहां पर सारे के सारे मांग और पूर्ति बराबर है। देख लीजिए, तो यही बताया गया कि ऊपर जो है वो असंतुलन है, नीचे भी असंतुलन है। इस बिंदु पर मूल्य, इस मूल्य पर यानी 3 रुपए की कीमत पर उसकी मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, इसलिए यह संतुलन मूल्य माना जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, बाजार मूल्य की विशेषताएं क्या है? मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य होता है, कम समय का। यह किसी समय मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन पर निर्धारित होता है। यानी क्या है ना कि देखिए, मांग और पूर्ति के सामने संतुलन से मतलब पहले से जनरल चला आ रहा प्राइस नहीं है, उस समय क्या मांग और पूर्ति हो गई वही कीमत हो जाएगा। मैं बाजार में कोई सामान लेके बैठ गया, मैं बोलूंगा 10 रुपए में बेचूंगा, विक्रेता जो खरीदने आ रहे बोले 8 8 8, मैं मान गया, 8 हो गया बाजार मूल्य। यानी उस समय मार्केट में क्या चल रहा है। बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वास्तव में बाजार में वस्तु बेची जाती है। आप चाहे जो सोच के आओ, एक्चुअली में जिस मूल्य पर बेच रहे हो बाजार मूल्य है। बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द रहता है। मान लीजिए आपने सोच रखा है 100 रुपए में मैं बेचूंगा 1 किलो, हो सकता है आप 110 में बेच ले जाएं, या हो सकता है 90 में बेचना पड़े, तो इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार मूल्य सभी प्रकार के वस्तुओं का होता है, चाहे वो निरुत्पादनीय हो या पुनरुत्पादनीय हो। बाजार मूल्य के निर्धारण की पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक प्रभावशाली होती है। हाँ, यहाँ डिमांड सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप मार्केट में बैठ गए तो अब डिपेंड करता है कि कितना लोग उसको खरीदने आ रहे हैं। अगर ज्यादा लोग खरीदने आ रहे हैं तो हो सकता है बाजार मूल्य आपकी एक्चुअल या सामान्य कीमत से बहुत ऊपर चली जाए। उस समय नहीं कोई मांग रहा है तो हो सकता है बहुत नीचे चली जाए। जब मांग बढ़ती है तो बाजार मूल्य भी बढ़ जाती है, घटती है तो बाजार मूल्य भी घट जाती है, ठीक है। अब अगला सवाल है, हाँ, ये बाजार मूल्य का अर्थ देख लिए। अति अल्पकाल के बाजार का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, वही चीज है। तो बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जो अल्पकाल में मांग और पूर्ति के बीच अस्थायी संतुलन से होता है। अल्पकाल से यहां मतलब समझ लीजिए कि जिस समय वस्तु की पूर्ति को हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, मांग के हिसाब से बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। बाजार मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन से होता है, और जिस मूल्य पर वस्तु का विक्रय होता है असल में वही बाजार मूल्य होता है। अति अल्पकाल वो अवधि होती है जिसमें कुल पूर्ति स्थिर रहती है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो सकता। अति अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन बिल्कुल संभव नहीं होता। इस दृष्टि से नाशवान वस्तुएं अति अल्पकाल या बाजार अवधि प्राय 1 दिन या टिकाऊ वस्तुएं बाजार कुछ दिन की होती हैं। जैसे जो नाशवान वस्तु, सब्जी, मछली, ये सारी चीजें 1 आध घंटे या 1 दिन की होंगी। थोड़ी बहुत जो कुछ दिनों तक चलने वाली वस्तुएं हैं वो 2-4 दिन की होंगी। यानी एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मार्केट होता है अल्पकाल, और यहां पर बाजार मूल्य डिसाइड होता है। अगला सवाल है, मूल्य निर्धारण में समय तत्व की क्या इंपॉर्टेंट है, यानी जो टाइम होता है प्राइस को डिसाइड करने में वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में समय तत्व का विशेष महत्व है। वस्तु का मूल्य हमेशा मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होगा, यानी मांग और पूर्ति जहां बराबर होंगी। बाजार में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के बीच रस्साकस्सी रहती है, ठीक है। कभी मांग पूर्ति से ज्यादा हो जाती है, कभी पूर्ति मांग से ज्यादा हो जाती है, तो उसी हिसाब से फिर कीमतें चेंज होती रहती है, मैंने आपको बताया ही है। तब तक बाजार में अस्थायी साम्य बना रहता है। वस्तु के मूल्य को निर्धारण करते समय समय बहुत जरूरी है। जैसे अगर अति अल्पकाल का समय है तब क्या होगा, देख लीजिए। यह वो अवधि है जब वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है। यदि मांग बढ़ जाए तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, मांग घट जाए तो वस्तु का मूल्य घट जाएगा, क्योंकि आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते ना। इस कारण यही है कि मूल्य पर मांग का ही प्रभाव अधिक होता है। मांग अनुसार पूर्ति समायोजित नहीं की जा सकती। यह अति अल्पकाल की कहानी है। अगर अल्पकाल है, थोड़ा और ज्यादा समय है, इस समय अवधि में वस्तु की पूर्ति यहां भी लगभग स्थिर रहती है। इसमें जो स्टॉक में कुछ चीजें हैं वो काम आ जाती हैं। हाँ, आप सीधे इंडस्ट्री से नहीं लाएंगे, लेकिन थोड़ा गोदाम में रखेंगे, वो कम हो जाएगा। तो कुछ हद तक मांग को पूरा किया जा सकता है। इस काल में भी मूल्य पर मांग का ही प्रभाव होता है। यहां भी मांग के अनुसार पूर्ति समायोजित नहीं की जा सकती। लेकिन अगर दीर्घ काल है तो यहाँ ये ऐसी समयावधि है जहां पूर्ति समायोजित हो जाएगी। 2 महीने बाद का अगर ऑर्डर है, इसीलिए देख लीजिए, जो आप कोई ट्रेन की टिकट बुक करिए, कुछ भी करिए, या प्लेन की लंबे ज्यादा दिन की करते हैं तो थोड़ी सस्ती बुक होती है कि ठीक है हम सप्लाई कर देंगे। इस समय इतना अधिक होता है कि पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है। अति दीर्घकाल, बहुत ज्यादा समय, यह वह समयावधि है जिसमें न केवल उत्पादकों को मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित करने का पूरा समय मिलता है, बल्कि पूर्ति पक्ष में उत्पादन की मात्रा, तकनीक, संयंत्र के आकार प्रकार, मांग पक्ष में जनसंख्या, रुचि, फैशन, यानी जो चीजें पूर्ति को प्रभावित कर सकती हैं और जो चीजें मांग को प्रभावित कर सकती हैं, सब बदल जाती हैं। कुछ भी स्थिर यहां नहीं रहता है, ठीक है। अगला सवाल है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करिए। अगर वस्तु की मांग कैसे मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है, पूर्ति कैसे करती है, मांग और पूर्ति का संतुलन कैसे करता है, तो देख लीजिए।
पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार का होता है, इस संबंध में प्राचीन अर्थशास्त्रियों में कई मतभेद रहा है, लेकिन दो विचारधाराएं हैं। एक एडम स्मिथ रिकार्डो का है, जिनका मानना था कि सीमांत उपयोगिता के हिसाब से तय होना चाहिए, और इसके भी दूसरी विचारधारा है जिनका मानना है कि जो लागत लग रही है उत्पादन में उस हिसाब से होना चाहिए। अब वस्तु की मांग का क्या रोल है देख लीजिए। किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग उस वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण करता है। उपभोक्ता वस्तु का कितना मूल्य देगा वो उसकी सीमांत उपयोगिता पर तय होता है। उपभोक्ता किसी भी दशा में वस्तु की सीमांत उपयोगिता में अधिक मूल्य नहीं देगा। इस प्रकार उपभोक्ता के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी सीमा को निर्धारित करने में। इसीलिए पहले वाले लोग कहते थे कि इसी हिसाब से तय करिए कितना कीमत होगा, ठीक। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, वो है वस्तु की पूर्ति। तो किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादक द्वारा की जाती है। वस्तु के उत्पादन में उत्पादकों का कुछ लागत रहता है, इसलिए वो कम से कम सीमांत लागत के बराबर तो कीमत रखेंगे ही। यानी कीमत में डिसाइड करने में जो लागत है और जो उपयोगिता है दोनों का समान रोल है। तो सीमांत लागत भी एक जरूरी चीज हो गई। अब आता है कि कैसे डिसाइड किया, तो मार्शल जैसे लोगों ने कहा कि दोनों को बराबर कर लीजिए। उपभोक्ता वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देगा तथा उत्पादक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत से कम नहीं देगा, अतः वस्तु की कीमत इन दोनों सीमाओं के बीच होगी। तो प्रत्येक क्रेता का प्रयास रहता है कि वस्तु की कम से कम कीमत चुकानी पड़े, और विक्रेता का रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा ले। प्रत्येक विक्रेता इस बात पर प्रयास करता है कि वह वस्तु की अधिक से अधिक कीमत प्राप्त कर ले। ऐसी स्थिति में क्रेता एवं विक्रेता में सौदेबाजी चलती रहती है और मांग एवं पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे की दिशा में काम करती हैं, ठीक। जितना ज्यादा मांग तो फिर पूर्ति उतना कम करने का, अगर कम रहेगा तो कीमत ज्यादा रहेगी। अंत में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांगी गई मात्रा और पूर्ति की मात्रा दोनों बराबर हो जाए। इसी को साम्य मूल्य कहते हैं। साम्य मूल्य कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि लागत और जो उपयोगिता है ये दोनों का इंपॉर्टेंस है अपना अपना, ठीक है। अगला सवाल है पूर्ति की कीमत लोच को मापने की प्रतिशत विधि। हाँ एक सेकंड, हाँ प्रतिशत विधि एवं ज्यामिति विधि को संक्षेप में समझाइए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि कैसे परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड से पूर्ति की लोच निकाली जाती है। अब देखिए, तो कीमत की लोच मापने की विधि देखें तो पूर्ति की कीमत लोच मापने की प्रतिशत विधि और ज्यामिति विधि का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिशत विधि में सीधे सीधे क्या होता है कि मात्रा में कितने परसेंट का चेंज हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि 20% सप्लाई बढ़ गई कीमत में 10% बढ़ने से, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे 20/10 कर देंगे, पूर्ति की कीमत लोच आपको 2 आ जाएगी, ठीक है। तो कितने परसेंट से सप्लाई बढ़ी है कीमत में चेंज होने के कारण या घटी है, ये लोच इससे पता करते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने सीधे सीधे एक अनुसूची दे दी गई, कीमत पहले 10 थी फिर 12 हो गई, पूर्ति पहले 10 थी फिर 15 हो गई। तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। तो डेल्टा क्यू मतलब पूर्ति, ये सप्लाई है, ये प्राइस है। पूर्ति में कितने का चेंज हुआ है 5 का, प्राइस में कितने का चेंज हुआ है 2 का, इंटू पहली प्राइस कितनी थी 10 और पहली सप्लाई थी 10। तो अगर आप इसको कट करें तो ये कितना आ जाएगा 2.5, यानी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। 5 तरह की इलास्टिसिटी या 5 तरह की पूर्ति की लोच होती है। तो एक तो ये विधि होती है। ज्यामिति विधि के अंतर्गत एक सीधी रेखा वाले पूर्ति वक्र पर कीमत लोच ज्ञात किया जाता है। जब वृद्धि पर पूर्ति मूल बिंदु पर मिलता है तो हाँ, जैसे मान लीजिए यहां पर एक मूल बिंदु खींचा जाए और यहाँ सेंटर पॉइंट हो, तो अगर दोनों लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट बराबर हो तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, अदरवाइज ग्रेटर देन 1 होती है। जब वृद्धि पर पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के धनात्मक भाग को काटता है तो फिर अच्छा एक गलती हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी और ऋणात्मक भाग को काटेगा तो इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, तो ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगला यहां पर प्रश्न है कीमत विश्लेषण में आगम धारणाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जब आप प्राइस एनालिसिस करेंगे तो जो रेवेन्यू का कंसेप्ट है वो किस हद तक इसमें डिफाइन करेगा। तो पहला तो अगर मूल्य निर्धारण में देखें तो अपूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार की दशा में फर्म स्वयं वस्तु का मूल्य निर्धारित करती है। अगर मान लीजिए मोनोपोली है या बहुत कम वहां पर अगर विक्रेता है तो वो खुद क्या कर सकती है, प्राइस को सेट करेगी, जिसको आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या कीमत विभेद कहते हैं, ठीक बात है। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि वो कीमत स्वीकारक होगी, वो कीमत निर्माता कही जाती है। उत्पादन की वह मात्रा जिस कीमत पर बेची जा सके वो औसत आगम उसकी कहलाई जाएगी, ठीक बात है। साम्य मात्रा का निर्धारण कैसे होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार में साम्य मात्रा का निर्धारण उसी बिंदु पर होता है जहां एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय प्राप्त सीमांत आय उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत लागत के बराबर हो।
सीधी सी बात है, जहां MRMC के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो ये एक कंडीशन वहां पर देखी जाती है। कीमत में परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उत्पादन की मात्रा एवं कुल विक्रय से प्राप्त कुल आगम में वृद्धि या कमी का प्रभाव फर्म के लाभ पर पड़ता है, यह नहीं देखा जा सकता, या नहीं देखा जा सकता, ठीक बात। अर्थात कीमत में परिवर्तन के प्रभाव का लाभदायकता पर प्रभाव जाना जा सकता है, ठीक है। लाभ हानि का अनुपात अगर देखें तो औसत आगम और औसत लागत से अधिक होती है तो असामान्य लाभ होता है। मतलब जब आपकी जो आगम या रेवेन्यू या संप्राप्ति है, अगर आपके लागत से अधिक है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब औसत लागत औसत आगम के बराबर होगा तो सामान्य लाभ, और अगर औसत आगम कम हो जाए तो वहां हानि हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे जिसको मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। किसी क्वेश्चन में, कहीं भी कोई टॉपिक में कोई आपको अगर कंफ्यूजन है, समस्या है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स का पूरा प्लेटफॉर्म है उसका आप पूरा फायदा उठाइए। मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है magnetbrains.com, इस वेबसाइट पर आप ये जितने भी CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, CBSE, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारी की सारी पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एप्लीकेशन में भी फ्री में कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स और ई बुक्स की लिंक दी हुई है। नोट्स ऑर्डर करने का भी लिंक दिया हुआ है, जहां से आप आसानी से नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स के सोशल मीडिया हैंडल्स में ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको तो आप जरूर फॉलो करते रहिए। अगर आप इनको फॉलो करते रहेंगे तो आपको डे टू डे में जितने भी अपडेट्स हैं वो सब मिलते रहेंगे और आप बड़ी आसानी से वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।